टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। क्या होता है कि याद होगा हम लोग पढ़े थे R इक्वल्स टू रो L बाई ए पढ़ चुके हैं। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी का लेंथ और एरिया क्या होगा, कोई वायर है सिंगल वायर है तो उसमें लेंथ और एरिया कांस्टेंट होगा। वायर का जब तो लेंथ नहीं बढ़ा एरिया में आता था तो वो कांस्टेंट है। तो जिसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी क्या, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी का मतलब क्या, कितने टेम्परेचर पे चाहिए हमको, और टी नॉट का मतलब क्या, 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमको दिया हुआ रहेगा। मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे मान लो ऐसे हमको कह रहा है कितना, टी 100 डिग्री पे निकालना है। ओके, निकालना है टी 100 डिग्री पे किसका, आर की वैल्यू, आर 100 डिग्री पे हमको निकालना है। हमको दिया हुआ कितना है, हमको दिया हुआ है मान लो आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिए हुए है कितना, मान लो 10 ओम दे दिया। अब कह रहा है हमको आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालिए। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए होगा, सिंपल सा आर के केस में बात करते हैं, आर नॉट का मतलब क्या, टी यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आर टी हम लिख लिए, ठीक है। तो टी डिग्री पे हमको क्या चाहिए, टी डिग्री पे हमको रेसिस्टेंस चाहिए। टी नॉट का मतलब कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर। ओके, आर नॉट मतलब, आर नॉट का मतलब कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सेम कहानी रेसिस्टिविटी के केस में भी, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम बात है। अल्फा इंटू टी, टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा जब हम बोल रहे हैं टी माइनस टी नॉट मतलब हमको 100 पे चाहिए, टी नॉट कितना पे है, 0 पे है, 0 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सीधा सीधी 100 लिखते, तो यहाँ सीधा सीधी हम टी लिख सकते थे, तो हम टी लिखे। तो कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल से क्या रखना है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, या नहीं लिखना चाहो टी माइनस टी नॉट तो सीधे तो टी लिख दो, चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस के केस में भी क्या होगा, सेम कहानी। यदि हमारे पास ये तो हो गया जब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, एक टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है मान लो 50 और दूसरा टेम्परेचर क्या दिए हुए है, T2 दिया हुआ है 0 डिग्री, उस केस में इसको हम पकड़े। यदि हमारा दिया हुआ है कि एक टेम्परेचर T1 और दूसरा टेम्परेचर T2, जैसे एक टेम्परेचर T1 एक टेम्परेचर हमारा T2, उस केस में हमको निकालना पड़ेगा। तो यदि T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस निकालना तो क्या लिखेंगे, R1 मतलब T1 टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, R1। T1 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस होगा कुछ, वो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। ये कांस्टेंट का सेम बात है। T2 मतलब जिस टेम्परेचर पर हमको निकालना है, T1 जिसका हमको दिया हुआ है, T1 मतलब हमको दिया हुआ तब तो यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, यदि हमको एकदम सिंपल फॉर्म में मान लो हमको दे दिया कैसे, ऐसे कि बोल दिया हमको निकालना है मान लो T2 टेम्परेचर कितना, बोल रहा है 70 डिग्री पे, हमको बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा। T1 टेम्परेचर कितना, मान लो कह दिया 20 डिग्री पे हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है, R1 इक्वल टू मान लिया 10 ओम है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कुछ दिए हुए है तो इसको यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 जिसका हमको पता है, मतलब R1 कितना 10, 1 प्लस अल्फा का जो वैल्यू रहेगा वो T2 माइनस T1 मतलब 70 माइनस 20, तो कितना हुआ 50। इसको सॉल्व कर देंगे, अल्फा का वैल्यू दिया रहता है मटेरियल टू मटेरियल, तो यहाँ से हमको R2 निकल जाएगा। समझ रहे भावनाओं को। तो रेसिस्टिविटी के केस में हमारा जो ग्राफ बनता है टेम्परेचर का बढ़ने से क्या होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो नॉर्मली एग्जाम पूछी जाती है। पहला क्या है, मेटल के लिए, मेटल के लिए हमारे अल्फा, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ थर्मल कोफिशिएंट कह सकते हैं इसको। तो अल्फा क्या है हमारा, पॉजिटिव होता है, किसके लिए, मेटल के लिए। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों बढ़ेगा। सॉलिड नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब कौन, लकड़ी उकड़ी हुआ, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है
जीरो। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। अब हमारा सेमीकंडक्टर खूब पढ़ना है इसके बारे में, पूरा वो चैप्टर है। उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम होगी। तो कह सकते हैं रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर राइज। हमारा इलेक्ट्रोलाइट का खूब नाम सुने होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में पढ़ना है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो। मतलब रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये ग्राफ हमारा किसके लिए हो गया, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा किसके लिए है, सेमीकंडक्टर। ये किसके लिए है, मेटल के लिए। सेमीकंडक्टर कैसा, अभी जस्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। उसी तरह हमारा सुपर कंडक्टर केस में हमारा क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का बढ़ने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज करते, लेकिन कुछ मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। एट डिफरेंट क्या चीज, टेम्परेचर पे वी आई कर्व की बात करें तो ये हमारा टेम्परेचर क्या है, T2 है, ये हमारा टेम्परेचर T1 है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको क्या मिलेगा, अलग अलग स्लोप मिलेगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यदि हम T2 की बात करते, T2 टेम्परेचर पे हमको स्लोप क्या मिलता, स्लोप हमको क्या होता है, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ये क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है, ठीक है। और उसी तरह T1 टेम्परेचर पे tan थीटा 1 क्या देगा, ये R1 देगा, ये हमारा R2 देगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है या घटता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बोला जाएगा कि भैया बताइए T1 और T2 में तुमको बोल दिया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो किस केस में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या किस केस में tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, ये तुमको ऐसा दे दिया। अब बोल दिया बताइए θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, कैसे पता है, देख के, वो तो कुछ भी बना सकता है ना, तुमको फाइनल बताना θ1 बड़ा है, ये ऊपर बना दे इसका मतलब थोड़ी ना कि बड़ा ही होगा, देख के कुछ नहीं करना है। यदि ये कह देता कि मान लो T2 इज ग्रेटर देन T1 तो क्या θ1 बड़ा हो जाता। तो यहां से हम लोग क्या जान रहे हैं, यदि इस ग्राफ के हिसाब से चले तो हमारा tan θ2 इज ग्रेटर होगा tan θ1 होगा, इस ग्राफ के हिसाब से चले तो होगा। तो tan θ1 इज इक्वल टू क्या है, tan θ2 से बड़ा, मतलब है tan θ1 इज ग्रेटर देन क्या, tan θ2। क्लियर है ग्राफ से। अब tan θ1 का मतलब क्या, R1 ग्रेटर देन क्या होगा, R2 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2। और हम जानते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक है T1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन T2। इस दोनों में पूछा जाए T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, तो स्वाभाविक है T1 बड़ा है क्योंकि वहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो यदि ग्राफ पे कभी ऐसा दे दिया, क्लियर नहीं है कि कौन थीटा, यहाँ क्या है हमको पता है कि θ1 और θ2 की वैल्यू पता है, तब बात नहीं। यदि ऐसे क्लियर जैसे बोल देगा भाई θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, तो उसका मान लो टेम्परेचर दिया रहता है, इसका उल्टा दिया रहता, कैसा, T2 को ग्रेटर कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आंख बंद करके नहीं, मतलब कुछ भी दे दे, अभी थीटा दिया हुआ और T1 T2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यदि T1 T2 की वैल्यू देता और थीटा पूछता तो क्या करते, कहानी उल्टा चलती। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि T1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है T2 से, तो ग्राफ जो ऊपर रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाँ, या जो ग्राफ नीचे रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। डी था हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, जस्ट पढ़े थे तो हम अभी जस्ट ये वाला ग्राफ देखे हैं, तो ये सही होगा ना। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए हमारा क्या होता है, निगेटिव, कोई चांस ही नहीं है। इसके मतलब जो बोलता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इंक्रीजेज इन टेम्परेचर तो पहले से पता है हमको। सबसे पहले कॉपर की बात करें, किधर है कॉपर, कॉपर हमारा क्या होता है, मेटल होता है,
होता है। मेटल के केस में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी भी क्या होती है हमारी, इंक्रीज करती है। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस केस में टेम्परेचर 300 to 60 गया है, मतलब क्या है 300 केल्विन से कहा गया 60 केल्विन, तो मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज किया, तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगा। तो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज इन कॉपर, ये होगा सही। बोथ तो होगा नहीं, बोथ तो होगा ही नहीं। अब इंक्रीज और डिक्रीज सवाल आता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन मेटल होता है। सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो उस केस में क्या था, अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब क्या, इंक्रीजेज इन सिलिकॉन, टेम्परेचर कम हुआ, ये बढ़ेगा, तो कौन सा आंसर होगा, इंक्रीजेज इन सिलिकॉन। तो स्वाभाविक का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब कुछ टर्म्स देखते हैं फटाफट फटाफट। पहला हमारा थर्मिस्टर। कुछ इस टाइप का इक्विपमेंट देखे होगे, ये इस टाइप का, ठीक है, हमारे किसमें, बोर्ड्स में लगे रहते हैं। देखो यहाँ, वहां से तुमको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे यहाँ भी दिख रहा है, ये सब हमारे क्या है, थर्मिस्टर्स है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टेम्परेचर जो भी है उसको सेंस करना। ठीक है, ये हर एक चीज के अंदर आज के डेट में लगा होता है, चाहे वो मोबाइल के अंदर लगा हो। कभी कभी देखते होगे कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो सिस्टम शट डाउन मार देता है। जैसे तुम्हारे मोबाइल का ही टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो क्या हो जाता है, मोबाइल अपने आप शट डाउन हो जाता है। यदि इसी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, अपने आप ये बंद हो जाएगा। थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव डिवाइस, क्या करता है, हुज रेजिस्टेंस चेंजेस वेरी रैपिडली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर हल्का भी चेंज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे हमारे पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर सुने हो, तो थर्मामीटर में क्या होता है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हल्का भी चेंज करेगा तो उसका रीडिंग चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आता है ना आज की डेट में, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा उसको मिला, फटाक से रीडिंग चेंज करेगा। तो थर्मिस्टर हमारा वही चीज होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा रहता है, जो ही हीट ज्यादा हुआ, इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, सिस्टम को सिग्नल मिला, भैया आप इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, फटाक से सिस्टम को बंद कर दो। तो ये क्या होता है, इसमें इस केस में अल्फा, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अभी जस्ट पढ़े थे, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, ये नॉर्मली किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। नॉर्मल केस में ये बना किसका होता है, सेमीकंडक्टर का। इसका साइज क्या होता है, देख रहे हो अभी दिखाए तुमको, इसका साइज क्या होता है, वेरी बहुत छोटू सा। इसका रेंज क्या होता है, 0.1 ओम से 10⁻⁷। इसके रेसिस्टेंस का रेंज क्या होता है, 0.1 से 0.7 तक। तो हम क्या समझे, इसकी अल्फा की वैल्यू मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत हाई, मतलब हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होगा इस पराग से रिजल्ट शो करना शुरू करेगा, भैया कुछ तो बदला है। यूज कहाँ होता है, तो अभी जस्ट बोले ये क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज होता है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। इसका नॉर्मली यूज जैसे फायर अलार्म, देखो अलार्म लगा रहता है, जो ही घर में आग लगा तो पानी का बौछार छोड़ना, कोई 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 का आवाज करता, तो फायर अलार्म में भी लगा होता है, टेम्परेचर चेंज हुआ रूम का, फटाक से बजना शुरू। ओवन रहता है या रेफ्रिजरेटर होता है, सब में लगा रहता है। अब रेफ्रिजरेटर में ही क्या होगा, अंदर मान लो बहुत ज्यादा ठंडा बढ़ गया, तो भी सिस्टम को शट डाउन करना है उसको। चाहे डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल मिलता है मार्केट में, ऐसा ही कुछ डिजाइन रहता है उसका भी। टू मेजर किसको, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसका काम क्या है, डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंज, अभी जस्ट बोले हैं, हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जैसे सेफ गार्ड द फिलामेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब, पिक्चर को चाहे कह सकते हैं यूज इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वगैरह में क्या होता है, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा मायने रखता है। 1 लाख की मशीन चल रही है, करोड़ों की मशीन चलती है टेम्परेचर इंडस्ट्री में, एक मशीन में थोड़ा सा टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम पूरा फेल होगा। यदि सिस्टम फेल हुआ, एक दिन यदि एक मशीन बंद रहेगा तो कितने का उसको नुकसान होगा, समझ रहे हो। इसलिए वहां पे भी लगा रहता है। या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए भी हम लोग थर्मिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जहां रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो, वेरी स्मॉल। तो क्या सकता है, सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल एलॉय और ऑक्साइड, एलॉय क्या होता है,
एलॉय का नाम सुने हो? अरे दो या दो से ज्यादा मेटल को एक साथ मिला दोगे ना, मतलब मिक्सचर समझ लो, उसको एलॉय कहते हैं। या ऑक्साइड हो, क्या करते हैं, जीरो रेसिस्टेंस शो करते हैं, कब, वेरी लो टेम्परेचर पे। तो वेरी लो टेम्परेचर पे ये जीरो रेसिस्टेंस शो करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी। इसका यूज कहाँ होता है, सुपर कंप्यूटर बनाने में। तुम क्या सोच रहे हो, सुपर कंप्यूटर के रूम में लेकर लगा तो वो चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतना कम टेम्परेचर पे चलाना पड़ेगा, तब वो सुपर कंप्यूटर है। वरना वो तो हो गया, रेसिस्टेंस उसका बढ़ गया। तो मेक किसका, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं हम, किसका, सुपर कंडक्टिविटी का। दूसरा, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर। तीसरा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन में भी हम लोग क्या करते हैं, वायर का तो यूज करना ही है ना। रेसिस्टिविटी जितना कम रहेगा तो उतना अच्छे से ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए अब हीटिंग एलिमेंट की बात करें, किसकी, यूज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहला हमारा हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में क्या, जैसे ये हमारा हीटर है, वाटर हीटर। ये हमारा प्रेस क्या है, क्या देता है, ये भी हीट प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या है, रूम हीटर, ये भी हमको क्या, रॉड लगा होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं हीटर, गीजर, प्रेशर, जो प्रेस हमारा, ये सब क्या हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें किसका बना होता है, मेड ऑफ नाइक्रोम का बना होता है। तो कह सकते हैं इसका क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो ही ये हीट देगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा तो क्या होगा, इसका कॉइल क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, रेसिस्टिविटी भी हाई होती है, माइक्रोम का हमारा बना हुआ रहता है। और ये क्या होता है, इट डज नॉट react with air or acquired steady state when red hot at 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टेडी स्टेट में रहता है। मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं करता है, टाइम के रिस्पेक्ट जो चेंज नहीं करता, ठीक है, उसको स्टेडी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ोगे तो वैन कब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चल जाएगा तो भी इसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं करेंगी। वायर, ऐसा फ्यूज देखे हो कभी जिंदगी में, हाँ ठीक है, ऐसा भी फ्यूज देखे होगे, नहीं देखे होगे तो ये हमको क्या, ये क्या होता है, हमारा वायर होता है जो यहाँ इसमें इससे कनेक्टेड होता है, इसको फ्यूज वायर कहते हैं। ऐसा वाला अभी सब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब में ये लगा रहता है, ये वो हमारा वायर है बीचों बीच, ठीक है, क्या है ये हमारा, ये बीचों बीच जो लगा हुआ ये हमारा वायर है, जो इसके साथ और इसके साथ जुड़ा होता है। इसको लगाइए, ढक्कन लगाइए, बात खत्म। तो ये किसका बना होता है, लेड और टीन का एलॉय होता है। मतलब लेड और टीन कितना कितना परसेंट, 63% टीन और 37% लेड का एलॉय जो होता है वो फ्यूज वायर बना होता है। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, जो वो ये लो मेल्टिंग पॉइंट की, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तब तो जो ही ये हीट होगा ये पराग से टूट जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सेफ्टी गार्ड में इसको यूज किया जाता है। फ्यूज क्यों यूज करते हैं, सेफ्टी के लिए, कहीं शॉर्ट लगे तो फ्यूज उड़ जाए तो हम उसको ठीक कर सके, जहां भी शॉर्ट लगा है फिर फ्यूज लगा है फिर सिस्टम चालू, वरना फ्यूज नहीं उड़ेगा तो पूरा सिस्टम मेरा जल जाएगा। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्यूज का लेंथ कितना लंबा है, ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, वायर जो हमारा होता है उसका एरिया, मोटा वायर है पतला वायर है कितना लंबा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है केशव लाल। ये वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, वायर के एरिया के ऊपर। तो कह सकते हैं इसके लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा, टाइम टेकन टू मेल्ट, किसके ऊपर, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा टाइम जो होता है एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया जितना बढ़ाओगे टाइम क्या होगा, और बढ़ेगा, इसलिए पतला वायर यूज किया जाता है फ्यूज में। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड किसमें, फ्यूज वायर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। सीरीज का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये हमारा अर्थ चला, अर्थिंग, एक हमारा यहाँ फ्यूज वायर लगा दिए, ये हमारा बल्ब, अरे बल्ब तो बनो, बल्ब ऐसे ही लगता है ना। चला यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे चलो हम पंखा लगा दिए, ठीक है, पंखा लग गया। ये कैसे लगा हुआ है, सबके साथ सीरीज में। ऐसे ये दोनों भी अभी सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ही उड़ेगा तो दोनों का सप्लाई क्या करेगा,
बंद कर देगा। अब हमारा क्या है, फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब देखे हैं जिंदगी में बहुत, अब क्या देखते हैं, एलईडी देखते हैं। तो बल्ब में ये जो पोर्शन जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसका फिलामेंट। देखते हुए बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। अलग अलग बल्ब में अलग अलग टाइप का फिलामेंट, जैसे इसमें देखो फिलामेंट कैसा है, गोल गोल वाला फिलामेंट लगा हुआ है, जलता हुआ है। तो हमारा क्या होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बोलते हैं, ये लो रेसिस्टिविटी इसकी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना, लगभग 3300 केल्विन तक, एंड गिव द लाइट एट कितना, ये इतना टेम्परेचर तक जा सकता है, लेकिन लाइट कितने पे देता है, 2400 केल्विन जब टेम्परेचर पहुंचता है तो ये लाइट इमिट करना शुरू करता है। ओके, इतना टेम्परेचर तक ये जा सकता है। दूसरा, जब फ्यूज 2400 पे जाएगा तब वो जलेगा। जलेगा, लाइट देना शुरू कर देगा, ठीक है, लेकिन इतना तक वो जाएगा तो वो मेल्ट करेगा, समझ रहे हो। तो बल्ब किससे फिल्ड होता है, इनर्ट गैस भरा हुआ होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बल्ब के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस भरा होता है। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, इसके जो मटेरियल है वो क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए हमको क्या करते हैं, इस पूरे को एक चैम्बर में इनर्ट गैस भर देते हैं। कनेक्शन वायर, ओके, या कनेक्टिंग वायर कह लो। कनेक्शन वायर के लिए कुछ इस टाइप का वायर हम लोग घर में यूज करते हैं कनेक्शन करने के लिए। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है वायर, कॉपर का भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, सब होता है। इस टाइप का वायर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। एक हमारा जो बोर्ड होता है दूसरे बोर्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, इसी टाइप के रिबन वायर के साथ, इसको क्या बोला जाता है, रिबन वायर बोलते हैं, ठीक है। तो आज के मैक्सिमम जगह इसको यूज किया जाता है, चाहे कोई कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल भी खोलोगे तो इसी से जुड़ा रहता है पूरा मोबाइल एक दूसरे बोर्ड के साथ। तो हमारा कह सकते हैं मेड किसका होता है, कॉपर का भी होता है और एल्युमिनियम का भी वायर होता है। नॉर्मल केस में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। इसके रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों क्या होती है, लो। ज्यादा रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाएगा ना, वायर थोड़ी ना बिजली नहीं खाती है। तो हमारा क्या है ये सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, किसको यूज करते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं। कंडक्टर या स्विच या इंडक्टर को थोड़ा यूज करते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो कह सकते हैं फ्यूज वायर के बारे में, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट।